हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे जो जो आपका डाउट था। मैंने स्लाइड बनाया, अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही हमने सॉल्व किया है, तो ध्यान से सुनो। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला लाइक दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे कि जो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से आया था, तो वो तो एक चैप्टर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसको मैंने डिटेल से कवर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। फिर एक और क्वेश्चन था कि जीन का मैकेनिज्म कैसे होता है, कि जीन कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है। और एक था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसक्रिप्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद बाकी सबका देखेंगे। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूछा है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या है कि एमआरएनए से, अगर लाइक एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनने का प्रोसेस, सॉरी, तुम्हारा जो डीएनए है, डीएनए से तुम्हारा आरएनए बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होल डीएनए में नहीं होता, कुछ कुछ जीन स्पेसिफाइड होते हैं। अगर ये एक डीएनए है फुल, तो यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, तो इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है और सेपरेटली एक एक आरएनए बनाते हैं ये लोग। ठीक है, तो हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं, पूरा डीएनए में नहीं देखते ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम सिर्फ एक जीन को लेके चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्योंकि हमारा जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अगर वहीं पे रेप्लिकेशन तुम अगर सुनोगे कि रेप्लिकेशन हो रहा है, तो रेप्लिकेशन मतलब पूरा होल डीएनए का हो रहा है, तो पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन तुम देखोगे। बट ट्रांसक्रिप्शन अगर सुना तुमने, तो तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि एक पोर्शन, एक डीएनए का एक पोर्शन जो जीन कंटेन करता है, तो उसको लेके हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो उसी जीन के रिलेटेड ही होगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो क्या क्या रहता है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे? A transcription unit in a DNA is defined primarily by the three regions in the DNA. क्या क्या रीजन है? एक होता है प्रोमोटर रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन एंड ए टर्मिनेटर। ठीक है, तीन पोर्शन होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, ए टर्मिनेटर। क्या होता है प्रोमोटर, क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन, क्या है टर्मिनेटर? स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जो कि तुम्हारा आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये जो लाइट ग्रीन है, ये हुआ तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन। इससे ही तुम्हारा आरएनए बनेगा। इसका जो कोडॉन, लाइक यहाँ जो बेस पेयर सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से तुम्हारा बनेगा आरएनए। ठीक है, इसके आगे मतलब इसके पहले जो रीजन है उसको हम बोलते हैं प्रोमोटर रीजन, और इसके बाद जो रीजन है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटर रीजन। ओके, तो हमारा प्रोमोटर रीजन के हिसाब से हम डाउनस्ट्रीम या फिर अपस्ट्रीम ऑफ जीन बोलते हैं। प्रमोटर के पहले जो रहा, जो पोर्शन रहा, उसको हम अपस्ट्रीम ऑफ जीन बोलते हैं, और प्रमोटर रीजन के बाद जो रहा उसको हम डाउनस्ट्रीम ऑफ जीन बोलते हैं। ओके, फिर तुम्हारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो कोडिंग सीक्वेंस रहता है उसका डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम रहता है, उसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम रहता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। ओके, तो तुम्हारा जो प्रोमोटर रीजन का काम क्या है, यहाँ पे आके तुम्हारा प्रोमोटर बेड, लाइक जो फैक्टर्स रहते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहते हैं, यहाँ पे आके लगेंगे, ताकि ये फैसिलिटेट कर पाए कि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। और टर्मिनेटर रीजन क्या होता है? यहाँ पे एक सिग्नल होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन का एंडिंग को सिग्नल करता है। तुम्हारा अगर जो पॉलीमरेज आया, पॉलीमरेज यहाँ पे आते आते यहाँ पे अगर आया टर्मिनेटर रीजन में, तो उसको सिग्नल मिलेगा कि यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन रोकना है, यहीं पे एंड करना है। ठीक है, तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के क्या क्या पार्ट हुए? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड ए टर्मिनेटर। ओके, फिर फिर आते हैं और एक क्वेश्चन सेम चैप्टर से, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए में मेन डिफरेंस क्या क्या है वो देखते हैं। मैं अगर बताऊं तो तुमने देखा होगा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है,
आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। तो सबसे पहला तुम्हारा जो डिफरेंस आ गया वो हो गया कि डीएनए हो गया तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड। सुगर मोइटी जो होता है, सुगर डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो ये जो डीऑक्सी राइबो एंड राइबो, यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है? ये होता है वो सुगर का नाम, ठीक है, राइबोस सुगर का नाम। तो यहाँ पे क्या हमारा सुगर है? डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम रहता है, और यहाँ पे राइबोस क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लूज नहीं होता। यहाँ पे जो राइबोस सुगर है, यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो डीऑक्सी राइबोस बन जाएगा, ठीक है। तो डीएनए में एक राइबोस लाइक एक ऑक्सीजन तुम्हारा कम रहता है शुगर में। फिर देखते हैं स्ट्रैंड। स्ट्रैंड्स हो गया। बेसिस, क्या क्या बेसिस जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, वो कौन से बेसिस को लेके हम डीएनए बनाते हैं? तो डीएनए क्या क्या होता है? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ATCG। यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस आते हैं, कहाँ पे आते हैं? यूरेसिल, सॉरी, हाँ, थाइमिन के बदले तुम्हारा यूरेसिल हो जाएगा। एडिनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो थाइमिन यहाँ पे डीएनए में रहा और यूरेसिल रहा हमारा आरएनए में। फिर आ गया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगा? मोर स्टेबल ड्यू टू डबल हेलिक्स। तुम्हारा जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। इस स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने और एक स्लाइड बनाया है कि क्यों डीएनए लाइक ज्यादा स्टेबल है आरएनए से, ठीक है। वहां पे 4-5 पॉइंट हम पढ़ेंगे, बट फिर भी अगर तुम जनरली अगर देखोगे तो क्यों होता है? क्योंकि ये डबल हेलिक्स होता है और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। क्या सिग्निफिकेशन लाइक सिग्निफिकेंस है इसका? जो अगर राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑब्वियसली वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव लाइक एटम है, ठीक है। तो राइबोस शुगर कम रिएक्टिव होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी के साथ स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन? अगर एक चीज स्टेबल है तो वो थोड़ी ना रिएक्शन करेगा, वो तो लाइक कम रिएक्टिव होगा ना। तो डीऑक्सी राइबोस तुम्हारा क्या थोड़ा कम रिएक्टिव है तो वो ज्यादा स्टेबल है। राइबोस ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कम स्टेबल है, इसीलिए आरएनए भी कम स्टेबल है डीएनए से। फिर फंक्शन, फंक्शन क्या है? ये तो तुम जानते हो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है डीएनए तुम्हारा, बट आरएनए क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है और बहुत सारे फंक्शन करता है। क्या क्या करता है? डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ये तुम्हारा आरएनए का फंक्शन हो गया। फिर लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे रहता है तुम्हारा डीएनए का? दो लोकेशन होते हैं, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारा सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहेगा, और न्यूक्लियस में क्या रहेगा तुम्हारा? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहता है? आरएनए। आरएनए न्यूक्लियस में भी रह सकता है, साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है। न्यूक्लियस में कौन सा आरएनए रहता है? एमआरएनए। और साइटोप्लाज्म में कौन से आरएनए रहते हैं? टीआरएनए, आरआरएनए, ओके। फिर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कैसे रेप्लिकेट करता है? ये जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो कैसे करता है? ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन सकता है, बट एक आरएनए से दूसरा आरएनए नहीं बन सकता, ठीक है। उसको डीएनए चाहिए होता है, डीएनए से ही आरएनए बनेगा। तो ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसीलिए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। फिर टाइप्स, कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं? एक्चुअली इसका कुछ टाइप नहीं है, नॉर्मल एक ही होता है, एक टाइप का डीएनए होता है। बट तुम्हारा अगर एक सेल में एक टाइप का डीएनए रहेगा, बट आरएनए अगर देखोगे एक सेल में तो बहुत टाइप के आरएनए रहते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। एमआरएनए क्या करते हैं? वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो लाइक डीएनए से लाके अपने में स्टोर करता है थ्रू कोडन। टीआरएनए क्या करते हैं? अमीनो लाइक वो रीड करता है, वो जो एमआरएनए में कोडन है वो रीड करता है एंड अमीनो एसिड को लाके ट्रांसलेशन को हेल्प करता है। आरआरएनए क्या है? ये होता है स्ट्रक्चरल, लाइक स्ट्रक्चरल आरएनए, मतलब ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। कौन से स्ट्रक्चर्स? राइबोसोम। राइबोसोम होता है वो प्रोटीन एंड आरआरएनए से बनता है, इसीलिए आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए क्या करता है? ये राइबोसोम को बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। प्लस आरआरएनए एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी दिखाता है, ठीक है।
फिर लेंथ, लेंथ डीएनए ज्यादा लंबा होता है ऑब्वियसली। तुम अगर यहाँ पे देखो, ये डीएनए है, ये एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये एक आरएनए, ये एक आरएनए, ये एक आरएनए। तो किसका लेंथ ज्यादा होगा, ऑब्वियसली डीएनए का लेंथ ज्यादा है, क्योंकि उससे ही एक डीएनए से बहुत सारे आरएनए बन रहे हैं। तो किसका लेंथ ज्यादा होगा, डीएनए का। फिर हेलिक्स, हेलिक्स जो होता है, जो हेलिक्स होता है कौन से फॉर्म में रहता है, हमारा डीएनए रहता है बीटा फॉर्म, लाइक बी फॉर्म हेलिक्स, एंड तुम्हारा आरएनए जो रहता है ए फॉर्म हेलिक्स, एंड टीआरएनए जो रहता है वो क्लोव शेप्ड, क्लोव, जो क्लोव शेप्ड लीफ, क्लोव लीफ का शेप होता है उसी शेप में रहता है, या फिर 3D में देखोगे तो एल शेप, ठीक है। फिर डीएनए जो होता है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, वो आरएनए से ज्यादा स्टेबल क्यों है। देखो, शुगर, फर्स्ट पॉइंट आगे शुगर कंपोनेंट, शुगर कंपोनेंट में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, डीएनए में कौन सा शुगर यूज हो रहा है, डिऑक्सी राइबोस शुगर, ओके, डिऑक्सी राइबोस शुगर। तुम्हारा आरएनए में कौन सा शुगर यूज हो रहा है, राइबोस शुगर, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, डिऑक्सी राइबोस शुगर में कम एक ऑक्सीजन कम, लाइक कम है, deoxyribose which lacks one oxygen atom compared to ribose. The absence of this oxygen atom makes DNA less reactive and more stable. React like उसका reactivity कम करता है and stability बढ़ाता है, ठीक है। ये हो गया शुगर कंपोनेंट के हिसाब से। शुगर कंपोनेंट में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ, डीएनए का। फिर आते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डीएनए क्या होता है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड रहता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। अगर एक चीज डबल स्टैंडर्ड है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहे, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब क्या है, अगर ये डीएनए का दो स्टैंड है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब बॉन्ड पेयर करते हैं, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। वहीं पे आरएनए में कोई बॉन्ड पेयरिंग, लेकिन जो बेस पेयरिंग नहीं होता है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड जो होता है वो कम ससेप्टेबल रहता है डैमेज को। क्या लिखा है, डीएनए इज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, दैट इज एक लाइक ए बाइंड्स विद टी, सी बाइंड्स विद जी, creating a stable double helix. This structure protects genetic information and makes it less susceptible to damage. फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट पॉइंट, बेस पेयरिंग। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस प्रोवाइड एडिशनली स्टेबिलिटी टू डीएनए। यह जो कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, देखो तुम्हारा घर, यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, जी। अगर कभी भी डैमेज हो गया तुम्हारा डीएनए को और यहाँ से जी, जी हट गया, ठीक है, गुआनोसाइन तुम्हारा डैमेज, एक डैमेज में चला गया, तो डीएनए रिपेयर कर सकता है वो खुद को, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि क्या था। कैसे पता चला कि यहाँ पे क्या था, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी यहाँ पे है, ये डैमेज नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जी था, ओके। तो इससे तुम्हारा डीएनए रिपेयर जो मैकेनिज्म है वो डीएनए को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ससेप्टेबल टू डैमेज कम होता है डीएनए। फिर आता है लैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आरएनए हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन ऑफ इट्स राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में आरएनए क्या होता है ना, वो जो आरएनए में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, बट डीएनए में ऐसा नहीं होता, वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर रहता है। तो इसीलिए आरएनए का क्या होता है ना, हाइड्रोलिसिस का चांसेस ज्यादा है और केमिकली रिएक्टिव भी होता है, ठीक है। फिर और एक पॉइंट था यहाँ पे लिखना मैं भूल गया कि स्टैकिंग पैटर्न, जो तुम्हारा डीएनए होता है ये ऐसे ऐसे हेलिक्स में बनता है, डबल हेलिक्स। तो यहाँ का जो बेस पेयर होता है वो स्टेप, ऐसे स्टेप लैडर में जो जैसा होता है ना, तो स्टेप वाइज रहता है, वो एक के ऊपर एक। तो ये जो स्टैकिंग के वजह से भी स्टेबिलिटी हमारा रहता है, ठीक है। फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, आरएनए इज मोर ससेप्टेबल टू एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बाय आरएनएज because of its single stranded nature and the presence of the two prime hydroxyl group.
DNA is double stranded structure and the lack of the 2 hydroxyl group make it more resistant to nucleases. ओके, इसीलिए हमारा डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए हम अगर एक चीज स्टेबल है तो उसको हम इंपॉर्टेंट चीजें के लिए यूज करेंगे। तो डीएनए को इसीलिए हम जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने के लिए हम डीएनए को यूज करते हैं, ना कि आरएनए को। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? तुम्हारा रेस्पिरेशन दो फेजेस में होता है। एक तो होता है मैकेनिकल, जो कि होता है ब्रीदिंग, और एक होता है सेल्यूलर साइड में, मतलब सेल्यूलर लेवल में, सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो। तो हम देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के तीन प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है? फर्स्ट हो गया ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, एंड हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या होता है, कौन से स्टेप में क्या क्या होता है वो देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कन्वर्ट्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इससे हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, एंड ग्लूकोज को तोड़ा जाता है यहाँ पे CO2 एंड H2O में, ताकि केमिकल जो बॉन्ड लाइक टूटते हैं वहां से हम एटीपी को निकाल सके। ओके, देखते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप आते हैं ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, वो होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? वो साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है। अगर देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कुछ रोल नहीं। ग्लाइकोलिसिस में होता है क्या? पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज जो फॉस्फेट आता है वो कहाँ से आता है? एटीपी से। एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होता है और एंड एक फॉस्फेट जुड़ जाता है हमारे ग्लूकोज में। कौन से एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। फिर आते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब तुम्हारा आइसोमराइजेशन हुआ, ग्लूकोज का फ्रुक्टोज बन गया। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट आके जुड़ता है, जो कि जुड़ता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। फिर फिर देखते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में अगर आल्डोलेज एंजाइम यूज होगा तो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये होता है एक 3 कार्बन का कंपाउंड। ये 6 कार्बन का कंपाउंड टूट जाता है 2 3 कार्बन के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंपाउंड में। फिर ये फिर से एक और तुम्हारा फॉस्फेट लेता है, जो कि NADP से NADP कन्वर्ट होगा NADH2 को, ताकि वो जो फॉस्फेट आके यहाँ पे जुड़ सके, ठीक है। तो क्या बना? 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा एंजाइम? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर और एक बार फॉस्फेट जुड़ता है 2 लाइक 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ता नहीं है, यहाँ पे फॉस्फेट जो आया था 1,3 बीस फॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फेट बाहर निकलेगा। बाहर निकल के क्या बनाएगा? एडीपी के साथ जुड़ के एक एटीपी बनाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरेट फिर से तुम्हारा आइसोमरेज करेगा टू सेकंड पोजीशन 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे थर्ड पोजीशन में था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक फॉस्फेट ग्रुप दे देगा एडीपी को, जो कि एटीपी बनाएगा, एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली पायरुवेट में, एंड पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का 10 स्टेप होता है। और यहाँ पे कितना एटीपी बना देखो, यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ, यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 एटीपी प्रोडक्शन हुए, यहाँ पे 2 एटीपी प्रोडक्शन हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कंपाउंड है, ठीक है, 2 कंपाउंड से 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो 2 एटीपी बनेगा। सेम 2 कंपाउंड से 2 फॉस्फेट निकलेंगे तो 2 एटीपी बनेगा। तो हमारा टोटल बना कितना? 4 एटीपी। तुम्हारा यूज कितना हुआ? 2 एटीपी। तो नो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ? 2। तो ग्लाइकोलिसिस में अगर पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी फॉर्मेशन होता है, वो होता है 2 एटीपी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं।
जो एसिटाइल को बना उसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। किसके थ्रू? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज से हमारा एसिटाइल कोए बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। उसके साथ ऑक्सैलो एसीटेट जुड़ता है और सिट्रेट बनता है। ठीक है, सिट्रेट किससे बनता है? सिट्रेट सिंथेस के हेल्प से। फिर सिट्रेट से हमारा आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट से हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनेगा, फिर फ्यूमेरेट बनेगा, माइलेट बनेगा, फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। इसी जो साइकिल में, एक साइकिल में CO2 निकलते जाएंगे। देखो, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन थे, तो 3 CO2 उड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक CO2, देखो एक CO2 गया, तो ये फिर यहाँ पे और एक CO2 गया, तो 2 CO2 गए और एक CO2 बच गया, तो वो भी CO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 CO2 के थ्रू ये एसिटाइल को जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा प्रोसेस क्या होता है? ग्लूकोज से CO2 बनता है। इसी स्टेप्स में तुम्हारा CO2 बनेगा। इस स्टेप में कहीं पे भी CO2 नहीं बना था, ये सिर्फ एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पे एसिटाइल कोए CO2 में ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? FADH2, NADH2 एंड और एक NHDH2 एंड NHDH2। वो जाके ये जो NADH2 एंड FADH2 फॉर्मेशन हुए, वो लास्ट में जाके तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ऑक्सीडाइज होंगे एंड तुम्हारा ATP बनेगा उनसे। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्या होता है यहाँ पे? इसका लोकेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। जो क्रेब्स साइकिल में NADH2 एंड FADH2 बना, ये यहाँ पे ATP में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे NADH2 NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, ताकि हाइड्रोजन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो पाए। यहाँ पे NADH2 का NAD प्लस हुआ, यहाँ पे FADH2 का FAD प्लस हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू हाइड्रोजन जो निकला, हाइड्रोजन यहाँ पे आके ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू यहाँ पे तुम्हारा एक्यूमुलेट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे अगर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तुम्हारा हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन जमा हुए, तो और यहाँ पे कम कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन मूव करेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, और उसी एनर्जी से हमारा ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा शॉर्ट। ये डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, बहुत डिटेल में, बट लाइक ये हमारा बहुत शॉर्ट सेशन है, तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना है। ठीक है, NCERT में सेम सिमिलर चीज दिया है, तो तुमको देखना है। ये पूरा होल एक चैप्टर है। ठीक है, मेरे को 10-15 मिनट में पढ़ाने, ये बोलने पूरा बोलने के लिए तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। फिर भी मैंने जो जो डायग्राम दिया है, अगर तुम ये 3 डायग्राम मास्टरी कर लोगे, तो ये चैप्टर तुम्हारा होगा। तो समरी क्या होता है? तुम्हारा टोटल ATP कितना बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? तुम्हारा ATP कितना बनता है? 38। ठीक है, 38 पर ग्लूकोज तुम्हारा ये जो टोटल सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, उससे तुम्हारा 38 ग्लूकोज सॉरी ATP मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस एंड देयर इफेक्ट्स। क्या कौन से टाइप के म्यूटेशन होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, लाइक फर्स्ट म्यूटेशन हो गया तुम्हारा। म्यूटेशन क्या है पहले बताओ। कि एक अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, DNA में है, तो अगर उसमें कुछ भी अल्टरेशन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं? फर्स्ट आगे हम पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है? पॉइंट म्यूटेशन होता है कि तुम्हारा जो ये हो गया तुम्हारा DNA, यहाँ पे तीन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे तुम्हारे 3 हो गए तुम्हारे बेस पेयर्स। ठीक है, अगर एक भी बेस पेयर से एक को लाइक न्यूक्लियोटाइड बेस गायब हो गया, ठीक है, तो उसको एक पॉइंट
की तरह ट्रीट करा जाता है और उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। गायब हो जाते जा सकते हैं या फिर ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं: साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है? इसमें ऐसा म्यूटेशन होता है जो कि जिसके वजह से तुम्हारा प्रोटीन में कुछ लाइक जो प्रोटीन बनेगा उससे उससे कुछ डिफरेंस नहीं बनता, लाइक डिफरेंट कुछ भी चेंजेस नहीं आते। कैसे? ऐसे हो सकते, तुमने पढ़ा है कि एक अमीनो एसिड तीन चार कोडन से भी तुम्हारा लाइक बन सकते हैं। अगर हाइपोथेटिकल एक ये अमीनो एसिड है ए, तो इसके लिए कोडन एम लाइक GCU हो सकते हैं, सॉरी GCT हो सकता है, ATT हो सकता है, ACT हो सकता है। ठीक है, तो तुम सोचो, एक तुम्हारा ये हुआ कि तुम्हारा एक पॉइंट म्यूटेशन हुआ जिसमें ये सी ना होके टी में कन्वर्ट हो गया, ACT, सॉरी ATT में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ भी चेंजेस आएंगी? सिर्फ कोडन में चेंजेस आया, बट प्रोटीन में कुछ चेंजेस आएगा क्योंकि ATT भी वही अमीनो एसिड से कोड कर रहे हैं, तो सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस तुमको दिखेगा। तो तुम्हारा साइलेंट म्यूटेशन में नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन फंक्शन। फिर मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है? मिससेंस म्यूटेशन में तुम्हारा प्रोटीन में चेंजेस आ जाता है क्योंकि तुम्हारा जो कोडन बदलता है, चेंज होता है, वो कोई दूसरा अमीनो एसिड को कोड करता है ताकि जो सीक्वेंस ट्रांसलेशन के दौरान अमीनो एसिड ही चेंज हो जाए। फिर आते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि अगर ये तुम्हारा होल लेंथ ऑफ mRNA है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, तुम्हारा स्टॉप कोडन यहाँ पे नॉर्मली लास्ट में होता है। तो यहाँ पे एक कोडन था, समझ लो UA, UA जी समझ लो, नहीं UGG समझ लो, ठीक है। तो ये म्यूटेशन होके ए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टॉप कोडन हो गया। तो तुम्हारा जो प्रोटीन इतना लंबा बन रहा था, यहाँ तक बन रहा था, वो अभी इतना तक बनेगा। तो इसको बोलते बोलते हैं हम नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या होता है इसमें? एक स्टॉप कोडन बन जाता है बीच में, ठीक है, लास्ट के बजाय बीच में बन जाता है तुम्हारा स्टॉप कोडन। प्री मेच्योर स्टॉप कोडन, इससे क्या बनता है? ट्रंकेटेड प्रोटीन, यूजुअली नॉन फंक्शनल। फिर आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। इंसर्शन हो सकता है या फिर डिलीशन हो सकता है। इंसर्शन मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो गया एक कोडन में, तो वो हो गया तुम्हारा इंसर्शन। अगर डिलीशन हो गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा था, ठीक है। एक लाइक एक तुम्हारा गया न्यूक्लियोटाइड, उसके बदले और एक आ गया। बट यहाँ पे क्या होगा ना, आइदर एक नया जुड़ जाएगा या फिर एक जो पुराना था वो चला जाएगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा? अगर एक कोडन था, समझ लो AATTGGCC, तुम कैसे पढ़ते थे कोडन? AATTGGCC, सोच लो एक और एक कोडन आ गया बीच में, यहाँ पे जी, ठीक है। तो अभी इसको कैसे पढ़ोगे? अभी इसको कैसे पढ़ोगे? AAT, AAT, फिर क्या पढ़ोगे? TGG, फिर क्या पढ़ोगे? GCC। तो यहाँ का कोडन क्या था? CCG था, GGG था, AAT था। बट यहाँ पे क्या हो गया? TGG GCC। पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो पूरा चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा था, यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा था, यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद जहां पे इंसर्शन हुआ, उसके बाद से पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। या फिर यह डिलीट भी हो सकते हैं। सोचो, अगर यहाँ से जी चला गया तो इसको कैसे पढ़ोगे? AAT, फिर GGC पढ़ोगे, फिर CG। तो ये भी चेंजेस हो गया पूरा कोडन में, पूरा सीक्वेंस में, रीडिंग सीक्वेंस में। तो यहाँ पे भी प्रोटीन पूरा अलग ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर आते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितना टाइप के होता है? डिलीशन हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर कुछ डिफेक्ट आ गया, तो ये हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक पढ़ रहे थे जीन लेवल में। यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्रोमोसोम लेवल में।
ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होता है, डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इन्वर्सन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन होता है। मतलब डिलीशन मतलब एक एक क्रोमोसोम था, उसका एक पार्ट डिलीट हो गया तो हो गया डिलीशन। डुप्लीकेशन मतलब एक क्रोमोसोम था, उसमें एक पार्ट था, वो डुप्लीकेट हो गया, मतलब डुप्लीकेट हो गया मतलब उसका एक कॉपी बन गया और वो भी उसी क्रोमोसोम में जुड़ गया, तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। इन्वर्सन मतलब एक क्रोमोसोम था यहाँ पे, ठीक है, ये था क्रोमोसोम, यहाँ पे एक जीन लाइक एक पोर्शन है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक, ये उलट गया, मतलब ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट उधर चला गया, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम को ट्रांसलोकेट होना, ठीक है, एक क्रोमोसोम का पोर्शन दूसरे क्रोमोसोम में चला जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते, सेल सेल चैप्टर से आया, हाउ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूट टू इट्स फंक्शन। पहले देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइलिपिड लेयर, दो लिपिड लेयर रहते हैं, उसमें एक इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं या फिर सेमी इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं या फिर जो नॉर्मल एटास प्रोटीन रहते हैं, उसके ऊपर क्या रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, उसके ऊपर सॉरी उसके ऊपर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी रहता है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी को हम बोलते हैं ग्लाइकोकालिक्स भी बोलते हैं। फिर ग्लाइकोलिपिड भी रहता है, ओके। फिर जो नीचे रहता है, नीचे पोर्शन में हमारा रहता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल का कोई फंक्शन फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक, ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या, कौन सा किसका क्या काम है, फर्स्ट फर्स्ट देखते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विथ हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स फेसिंग आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक दैट इज वाटर रिपेलिंग टेल्स फेसिंग इनवर्ड। ये जो फॉस्फोलिपिड रहते हैं उसमें हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करता हुआ, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये एक हेड पार्ट रहता है, एक टेल पार्ट रहता है। तो यहाँ पे हो गया डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फिर इसका फंक्शन क्या है, ये एक सेमी परमेबल बैरियर बनाता है ताकि कुछ सिलेक्टिव लाइक मॉलिक्यूल से इससे जा सके। अगर सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको क्रॉस कर सके या फिर इसका जो इनर साइड का मॉलिक्यूल्स है बाहर जा सके, तो वो बहुत एक हैप्पीजर्ड सिचुएशन क्रिएट होगा, जिससे कुछ रेगुलेशन नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है ना, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाता है जो कि सिर्फ सिलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है उसके थ्रू आने जाने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स दो टाइप के प्रोटीन्स रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होते हैं ना, जो पूरा ही जो बाइलिपिड लेयर होता है वो पूरा ही उसके लेंथ में रहता है, मतलब वो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स रहता है सिर्फ आउटसाइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट चैनल्स एंड सिग्नलिंग, ठीक है, रिसेप्टर की तरह भी काम कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट चैनल भी काम कर सकते हैं, इसके थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट हो सकता है मॉलिक्यूल का। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सिग्नल। फिर आते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे था, तो उसका फंक्शन क्या है, मेंटेन्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी रहता है, मेम्ब्रेन का तुमने पढ़ा होगा कि फीचर होता है वो फ्लूइड नेचर का होता है, तो वो फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, स्पेशली इन वेरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर जब चेंज होता है, जब ठंडी हो जाती है या फिर गर्मी रह जाती है, उस टाइम में कैसे फ्लूइडिटी मेंटेन करना है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेज करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ थे, यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं या फिर जो इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं उनके ऊपर आउटर सरफेस में हमारा कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है। तो उसका फंक्शन क्या है, अटैच टू प्रोटीन्स और लिपिड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन, सिग्नलिंग एंड एडेशन। तीन काम है, देखो सेल टू सेल रिकॉग्निशन करता है, सिग्नलिंग करता है एंड एडेशन करता है, ठीक है।
फिर समरी। समरी क्या होता है, क्या ओवरऑल क्या क्या काम किया तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन? सिलेक्टिव परमेबिलिटी, कम्युनिकेशन करता है थ्रू तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट थ्रू तुम्हारा प्रोटीन्स, फिर फ्लूइडिटी मेंटेनेंस थ्रू कोलेस्ट्रॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस क्या है? माइटोसिस तुम्हारा सेल डिवीजन का एक मेथड। तुम्हारा जो नॉर्मल सेल डिवीजन तुम्हारा सोमेटिक सेल होते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू ही डिवीजन करते हैं, ताकि उनका जो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि तुम्हारा जो अगर 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में भी 46 न्यूक्लियस रहेंगे। उस ये जो रिक्वायरमेंट है वो किसका है? जर्म सेल का है या तुम्हारा सोमेटिक सेल का है? ऑब्वियसली सोमेटिक सेल का है, क्योंकि हमको यूनिफॉर्म जेनेटिक जो मेकअप है वो यूनिफॉर्मली मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द बॉडी। तो हमारा माइटोसिस सोमेटिक सेल में होता है। कैसे होता है? इसमें प्रोफेज होते हैं, फिर मेटाफेज होते हैं, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। लाइक फर्स्ट होता है हमारा जो न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। फिर होता है हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द काइनेटोकोर। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे जो रेस्टिंग सेल होता है उसमें क्या होता है ना, क्रोमोसोम नहीं रहता, वो पूरा डिस्पर्स एक तार की जैसा रहता है, वो क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। बट जब तुम्हारा सेल डिवीजन होने के बारी आते हैं, तो वो कंडेंस होके वो क्रोमैटिड्स लाइक क्रोमोसोम बनाता है, जो कि क्रोमैटिड्स कंटेन करते हैं। तो हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में यहाँ पे जो स्पिंडल तुम्हारा जो स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, 2 पोल में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स, जो कि तुम्हारा काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है। एंड जो न्यूक्लियस होता है वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में आके अरेंज होता है, ठीक है। तो दोनों साइड में काइनेटोकोर को हमारा स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। एनाफेज में क्या होता है ना, दोनों साइड के स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, एंड तुम्हारे जो काइनेटोकोर में तुम्हारा डिवीजन होता है, एक क्रोमाटिड यहाँ पे और दूसरा क्रोमाटिड यहाँ पे, तो दोनों तरफ खींचेंगे। अगर 46 क्रोमोसोम था तो यहाँ पे 23 लाइक 46 क्रोमाटिड गया इस तरफ, 46 क्रोमाटिड गया इस तरफ, और यहाँ पे जो क्रोमाटिड होते हैं वो डेवलप होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। फिर दोनों पोल में आके एग्रीगेट होते हैं। तुम्हारा क्या होता है, लाइक जो क्रोमाटिड खींच के आए थे, दोनों पोल में आके एग्रीगेट होते हैं। फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? तुम्हारा सेल डिवीजन, जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएटिंग क्लीवेज फोरम। ये होता है तुम्हारे मेल बोल रहा हूँ, एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, बट प्लांट सेल में वही देखोगे तो अंदर से बाहर की तरफ। इसीलिए प्लांट सेल में हम सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस देखते हैं, और एनिमल सेल में हम सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ द लिवर इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में लिवर का रोल क्या है? क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म में लिवर? लिवर एक ब्रॉड मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। वो ग्लूकोज से स्टार्ट करके प्रोटीन, लिपिड, कार्बो, तुम्हारा जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, तुम्हारा ड्रग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, सारी चीजों का हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है लिवर। क्या क्या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? पहले आगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या? कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, बहुत सारे प्रोसेस है। तो लीवर क्या क्या करता है? लीवर करता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन कहाँ से बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो लीवर में जो ग्लूकोज एंट्री करते हैं, कुछ पोर्शन ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब तुम्हारा बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मतलब बॉडी में बहुत कम ग्लूकोज दिख रहे हैं,
तो वो क्या होता है ना, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था लिवर में, वो ब्रेक डाउन होना चालू करता है थ्रू ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, ताकि हमारा ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट मीट हो सके। ओके, फिर आते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या है? मतलब ग्लूकोज नया करके बनेगा। कहां से बनेगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस मतलब प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया। अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड से भी हमारा ग्लूकोज बन सकता है। उस फेनोमेनन को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और वहां वो कहाँ पे होते हैं? लीवर में होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली हमारे लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या है? आ, देखो, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड से भी हमारा हमको एनर्जी मिलता है, बट हम यूज नहीं करते जनरली, क्योंकि हम ग्लूकोज को यूज करते हैं। ग्लूकोज ज्यादा एनर्जी देता है, मतलब ज्यादा एनर्जी तो फैटी एसिड देता है, बट ग्लूकोज जल्दी एनर्जी देता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी हमारा लिवर में होता है, ब्रेक्स डाउन फैटी एसिड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लिपोजेनेसिस मतलब लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, converts excess carbohydrates and proteins into fatty acids and triglycerides. फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस होता है। प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में भी यूज होता है। इन जो वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए, तुम्हारा एंड्रोजेंस हो गए, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, वो सब में तुम्हारा क्या यूज होता है? कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। ठीक है, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डीअमीनेशन। डीअमीनेशन कैसा होता है? रिमूव्स अमीनो एसिड ग्रुप्स फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है? अमीन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो वो अमीन ग्रुप जो होता है वो रिमूव करता है हमारा लिवर, प्रोड्यूसिंग अमोनिया व्हिच इज कन्वर्टेड टू यूरिन। एल्बुमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। तो जो एल्बुमिन क्या करता है? तुम्हारा जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, वो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड में तुम्हारा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, वो उसको मेंटेन करने के लिए एल्बुमिन यूज होता है। क्लॉटिंग फैक्टर तुम्हारा कुछ कट गया, तुम्हारा ब्लड ब्लड निकल रहा है, तो कोआगुलेशन करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोटीन यूज होते हैं कोआगुलेशन करने में, तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारा लिवर सिंथेसिस करते हैं। फिर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या है? कुछ अगर टॉक्सिक तुम्हारे बॉडी में आया, ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट आया, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर। कैसे करता है? कन्वर्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक और मोर इजीली एक्सक्रेटेड फॉर्म। फिर आता है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। अल्कोहल को भी ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड एंड देन टू एसीटेट। स्टोरेज। विटामिन एंड मिनरल्स का स्टोरेज भी लिवर करता है। कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। एंड मिनरल्स कौन सा? आयरन एंड कॉपर। जो कि आयरन तुम्हारा बहुत यूज, लाइक आरबीसी सिंथेसिस में, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में आयरन का रोल बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू अगर देखोगे, जो दूसरे टिश्यूज को, दूसरे टाइप को सॉरी दूसरे टाइप्स के टिश्यूज को कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कितने टाइप के होते हैं? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइब्रेट टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यूज एंड रेटिकुलर टिश्यूज। तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ एरियोलर, एडिपोज एंड व्हाइट फाइब्रेट। फिर सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू को तुम सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं? कैटिलेज एंड बोन। कैटिलेज कितने टाइप के होते हैं? फिर हाइलिन कैटिलेज हो सकता है, फाइब्रस कैटिलेज हो सकता है, या फिर कैल्सिफाइड कैटिलेज हो सकता है। फाइब्रस कार्टिलेज में फिर से दो टाइप के, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। बोन कितने टाइप के? बोन आते हैं कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। फिर आते हैं हम दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, हो गए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे बॉडी में क्या क्या है? ब्लड हो गया एंड लिम्फ हो गया। फिर ब्लड में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? ब्लड में दो कंपोनेंट होता है, एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है, एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। फ्लूइड कंपोनेंट क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा।
सेल्यूलर कंपोनेंट क्या होता है? ब्लड कर्पक्स। अगर ब्लड जो सेल्यूलर कंपोनेंट देखोगे उसमें तीन टाइप के होते हैं। आरबीसी रहता है जो कि रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी रहता है व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी में भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ना, वो जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली रेगुलरली अरेंजमेंट होता है वहां पे। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में तुम्हारा फैट जो होता है, तुम्हारा जो फैटी कंपोनेंट रहता है तुम्हारे बॉडी में, फैटी एसिड हो गया, तुम्हारा ग्लिसरॉल हो गया, तुम्हारा जो भी है, ठीक है, वो एडिपोज टिश्यू में आके जमा होता है। एरियोला टिश्यू ये हो गया तुम्हारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन ऐसे दिखता है, एंड ब्लड तो ब्लड में कंपोनेंट। ठीक है। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। ठीक है, किडनी में क्या है? नेफ्रॉन क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब क्या है? किडनी को बनाता भी वही है और किडनी का काम भी वही करते हैं। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, क्या क्या पार्ट है देख लेते हैं पहले। रीनल कार्पस, ये जो पहला पार्ट है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब जो रीनल कैपिलरीज है वो एक गुच्छा बनाते हैं ब्लड वेसल्स का, यहाँ पे टफ टॉप ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। तो वो आके यहाँ पे एक बाउमेंस कैप्सूल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे आके रहता है, ताकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, क्या हो गया? रेनल कर्पस कर्पस्कल जेनरेट्स द ग्लोमेरुलर फिल्टर। यहाँ पे जो ब्लड आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, इसके थ्रू फिल्टर होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है। जनरेट्स द ग्लोमेरुलर फिल्टर कंपोज्ड बाय वाटर, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये हो गया तुम्हारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसका काम क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ये जो यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ये फिल्टर आउट कर देता है एक्सेप्ट प्रोटीन। तो अगर सब फिल्टर आउट हो गया तो थोड़ी ना सबको हम एक्सक्रेट कर रहे हैं, ग्लूकोज को थोड़ी ना एक्सक्रेट करना है, अमीनो एसिड को थोड़ी ना एक्सक्रेट करना है, सोडियम को थोड़ी ना सब कुछ एक्सक्रेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, तुम्हारा 100% ग्लूकोज यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो आया था फिल्टर होके यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अमीनो एसिड यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम भी मैक्सिमम यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर भी मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा पीसीके में। रीएब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और सीक्रेट क्या करते हैं? अमोनियम एंड क्रिएटिनिन। फिर आते हैं लूप ऑफ हेनरी। ये जो पार्ट है, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर जो हेयर में पिन लगाते हैं, तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, वो होता है हमारा लूप ऑफ हेनरी। उसमें बहुत पार्ट होते हैं। थिन डिसेंडिंग पार्ट, ये हो गया तुम्हारा डिसेंडिंग लिप। उसमें भी दो पार्ट है, थिन सॉरी तीन असेंडिंग, सॉरी इसमें एक पार्ट है थिन डिसेंडिंग लिप। ये करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पार्ट होते हैं इम्परमिएबल टू आयंस, इसमें कुछ भी आयंस रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकते या फिर सिक्रेशन नहीं हो सकते। फिर आते हैं लूप ऑफ हेनरी, थिन असेंडिंग लिप। ये जो हो गया थिन असेंडिंग लिप, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड हियर। फिर आते हैं थिक असेंडिंग लिप। थिक असेंडिंग लिप में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड क्लोराइड। फिर आते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में मेनली रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? तुम्हारे जो बहुत सारे नेफ्रॉन है, वहां पे जो फिल्ट्रेट बना फाइनली आके ड्रेन होते हैं हमारे कलेक्टिंग ट्यूब। ठीक है, और यहाँ पे भी कलेक्टिंग ट्यूब में भी सोडियम रिअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर रिअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये था ओवरऑल तुम्हारा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट्स रेगुलेशन। क्या है इसका? एक एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, एक्शन एंड उसका रेगुलेशन कैसे होता है। एंजाइम इज नथिंग बट ए कैटलिस्ट। एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करता है, इसीलिए हम उसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट का जो एक्शन होता है, जो सिमिलर लाइक मैकेनिज्म होता है, सिमिलर मैकेनिज्म तुम्हारा दिखता है एंजाइम। क्या होता है? ये एंजाइम में कुछ एक्टिव साइट्स रहते हैं। एक्टिव साइट्स मतलब जहां पे सबस्ट्रेट आके जुड़े। ठीक है, सबस्ट्रेट्स के लिए
स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट आके तुम्हारा एक्टिव साइट में बाइंड हुआ फर्स्ट स्टेप में। फिर जो बाइंड हुआ वहां पे कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ दोनों में, ताकि वो जो सबस्ट्रेट है वो अच्छे से बाइंड हो सके। ठीक है, तो क्या हुआ, enzyme changes shape slightly as substrate binds to occupy the substrate। तो यहाँ पे क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम भी है सबस्ट्रेट है और उनका कॉम्प्लेक्स बना। फिर आते हैं एक्शन। ठीक है, एंजाइम का जो काम था, जो प्रोडक्ट को सॉरी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना था, वो यहाँ पे बाइंड होने के बाद कन्वर्ट होता है तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। फिर प्रोडक्ट और एंजाइम का बाइंड होता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर अ, फिर जो होता है तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, तुम्हारा एंजाइम ने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट थोड़ी ना बाइंड होके रहेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है, प्रोडक्ट फ्रीली फ्रीली रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। ये क्या होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है ना, तुम्हारा जो एक्टिव साइट के अलावा और एक साइट होता है जहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स आके बाइंड होते हैं, जो कि ये जो एंजाइम होता है उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, या फिर एक्टिव करते हैं, या एक्टिवेट करते हैं, या फिर इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर एनहांसेस एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिटर रिड्यूसेस एंजाइम एक्टिविटी। ओके, फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हारे अ, जो रिएक्टेंट थे उन उसके साथ सिमिलर होते हैं। लाइक रिएक्टेंट का जो स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर्स का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है ना, वो रिएक्टेंट के साथ compete करते हैं ये एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। अगर वो लोग लाइक दूसरे कंपाउंड से आके बाइंड हो गए जो कि सिमिलर थे रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट आके बाइंड नहीं हो सकता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा ये हो गया तुम्हारा कम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है, कुछ लाइक अल्टर्स एंजाइम से रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी, मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि आके बाइंड होते हैं तुम्हारे एंजाइम से और उनका शेप ही बदल देते हैं, उनका जो एक्टिव साइट का शेप ही बदल देते हैं, ताकि जो रिएक्टेंट के लिए वो स्पेसिफाइड एंजाइम था उसके लिए और स्पेसिफिक ना रहे, और वो जो रिएक्टेंट आके बाइंड ना हो सके। ठीक है, फिर फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है ना, तुम्हारा जो प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, वो फीडबैक देगा कि अभी एंजाइम का एक्टिविटी कम कर दो क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो वो हो गया फीडबैक इनहिबिशन। एंड प्रोडक्ट इनहिबिट्स अर्ली एंजाइम। ठीक है, प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे आज 12 ही लाइक क्वेश्चन कवर हो सके, क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ था सेशन। पर नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे जो बाकी रहा और नए क्वेश्चन जो तुम भेजोगे। आज के लिए ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।